गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जीन क्या है, जीन की संरचना कैसी है, किस तरह से जीन कार्य करता है और उसका रेगुलेशन किस प्रकार से होता है। ये टॉपिक हम इस में क्लियर करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि जीन क्या है, इसके बारे में हम क्या जानते हैं। तो अभी जो हम जीन के बारे में जानते हैं वो ये है कि जीन है वो डीएनए के सीक्वेंसेज है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेज है या डीएनए के सीक्वेंस है जो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन उनके अंदर संचित रहती है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेज में, जिसका एक कोई मीनिंग होता है। डीएनए का कोई भी फ्रेगमेंट या न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेज जिनमें इंफॉर्मेशन संचित है और उसका कोई मीनिंग होता है, वो एक पर्टिकुलर कोई ना कोई कार्य करता है। जो ये सीक्वेंसेज के जो मीनिंग होता है, वो उस मीनिंग को रीड करने का तरीका दो प्रकार से हो सकता है। या तो वो जो इंफॉर्मेशन है किसी डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन है। ऐसे प्रोटीन जो डीएनए पर बाइंड होते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, या फिर कोई दूसरे टाइप के रेगुलेटरी प्रोटीन्स है, उनके लिए वो एज ए इनविटेशन मैसेज की तरह काम करते हैं। और या फिर वो मीनिंग है वो कोड होता है एमआरएनए के रूप में, आरआरएनए के रूप में या टीआरएनए के रूप में। जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र कर दी जाती है आरएनए के फॉर्म में, जो एमआरएनए भी बन सकता है, राइबोसोमल आरएनए बन सकता है या ट्रांसफ़र आरएनए है वो बन सकता है। और उस मैसेज को आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी अदर फंक्शन के लिए। तो इस टाइप के जो जीन होते हैं जो आरएनए के माध्यम से अपना काम करवाते हैं, इस टाइप के जीन को हम ट्रांस एक्टिंग जीन कहते हैं, जो कहीं दूसरे लोकेशन पर जाकर कार्य करेंगे। जबकि डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन वाले जो जीन्स होते हैं, जो उनके जो सीक्वेंसेज होते हैं वही एक तरह से कार्य करते हैं, इनविटेशन मैसेज होता है। इस टाइप के जीन को हम बोलते हैं सिस एक्टिंग जीन, क्योंकि ये जीन है वो अपने लोकेशन पर ही कार्य करते हैं। मोस्टली जो प्रोमोटर जीन्स होते हैं या रेगुलेटरी सीक्वेंसेज होते हैं डीएनए में, जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के लिए एक इनविटेशन मैसेज की तरह कार्य करते हैं। तो दो तरह के जीन हो सकते हैं, सिस एक्टिंग जीन जो अपनी लोकेशन पर ही कार्य करते हैं, और ट्रांस एक्टिंग जीन जो कहीं दूसरी लोकेशन पर कार्य करते हैं। ये हम जीन के बारे में अभी जानते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट हुई, इसके बारे में क्या इतिहास है, उसे हमें देखना है कि इस इन्फॉर्मेशन तक हम कैसे पहुँचे। तो सबसे पहले 1865 में मेंडल ने जीन के बारे में बताया था। मेंडल जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, इन्होंने जेनेटिक्स पर कार्य किया था। इन्होंने जीन के बारे में सबसे पहले बताया था, इन्होंने बताया था कि जो वन जीन है वो इक्वल होता है वन कैरेक्टर के या एक लक्षण के बराबर होता है। मेंडल ने जीन शब्द प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने फैक्टर शब्द को प्रयोग किया था, जिसका नामकरण अब चेंज कर दिया गया है, उसे जीन कहते हैं। मेंडल ने जो यूज किया था वर्ड, उन्होंने कहा था कि वन फैक्टर इज इक्वल टू वन कैरेक्टर। कोई भी एक फैक्टर है जो एक लक्षण को निर्धारित करता है, जैसे प्लांट की हाइट है, फ्लावर का कलर है। उन्होंने ये बताया था कि एक फैक्टर है जो फ्लावर के कलर को डिफाइन करता है। ठीक है। तो इसके बाद में 1909 में गेरड नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म।
इसमें उन्होंने लगभग बताया था कि 1 जीन है वो इक्वल होता है 1 एंजाइम के। इन्होंने फिनाइल एलेनिन, मेलेनिन, इनकी जो सिंथेसिस के जो मेटाबॉलिक पाथवेज थे उनकी स्टडी की थी। फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म डिजीज की इन्होंने स्टडी की थी। एल कैप्टोन्यूरिया है, इसमें उन्होंने बीच में जो मेटाबॉलिक प्रीकर्सर्स होते हैं उनकी स्टडी की थी और देखा था कि अगर वो पर्टिकुलर एंजाइम अब्सेंट होते हैं तो उसमें वो एक डिजीज या एरर कॉज होती है। तो उन्होंने कहा था कि जो ये है वो म्यूटेशन की वजह से होता है और उस जीन में म्यूटेशन के कारण वो प्रोडक्ट है वो नहीं बन रहा है, जिसे उन्होंने कहा था कि 1 जीन है वो इक्वल होता है 1 एंजाइम के। इस हाइपोथेसिस को 1 जीन 1 एंजाइम को 1942 में बीडल और टेटम ने प्रैक्टिकली प्रूव किया था और ये बताया था कि जो 1 जीन है वो 1 एंजाइम के इक्वल होती है। इन्होंने न्यूरोस्पोरा पर स्टडी की थी और उसमें एक आर्जिनिन से ऑक्सोट्रोफ पर स्टडी की थी। आर्जिनिन ऑक्सोट्रोफ जो न्यूरोस्पोरा था उसमें स्टडी की थी और ये बताया था कि जो 1 जीन है वो 1 एंजाइम के इक्वल होता है। लेकिन इस हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया था 1957 में इनग्राम नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने कहा था कि जो एक जीन है 1 जीन है वो 1 पॉलीपेप्टाइड के इक्वल होता है। एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड के इक्वल होता है क्योंकि ऐसे कई एंजाइम्स होते हैं जो मल्टीमेरिक होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स है वो प्रेजेंट होती है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज है, हम देखते हैं उसमें 4 तरह की पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होती है, अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश। तो ये जो है वो 3 तरह के जीन से कम कोड होगी। तो उन्होंने कहा था कि 1 जीन है वो 1 पॉलीपेप्टाइड के इक्वल होती है। इसके बाद बेंजर नाम के साइंटिस्ट ने जीन के लिए 3 टर्म यूज की थी। उन्होंने कहा था जो जीन है वो एक रेकॉन यूनिट होती है, म्यूटोन होता है या सिस्ट्रोन होता है। जो रेकॉन है इन्होंने कहा था कि ये यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिसे समझा गया कि यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है या यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन या यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है जीन की, जिसमें एक यह स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसमें रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल होता हो। बिटवीन द जीन रिकॉम्बिनेशन होता है इनके अनुसार, ठीक है। विद इन जीन रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। दूसरा इन्होंने वर्ड यूज किया था म्यूटोन, जिसे यूनिट ऑफ म्यूटेशन या यूनिट ऑफ चेंज कहा गया कि जीन है डीएनए का वो पार्ट होता है जिसके अंदर चेंजेज की संभावना होती हो, जिसमें म्यूटेशन होता हो, वह स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें म्यूटेशन संभव हो। और तीसरा उन्होंने कहा था कि जीन एक सिस्ट्रोन होता है या यूनिट ऑफ फंक्शन होता है, जिसे उन्होंने सिस्ट्रोन कहा था कि जीन है वो ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कोई एक पर्टिकुलर कार्य करता हो। तो उनकी जो 3 टर्म उन्होंने दी थी इसके अनुसार यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन या स्ट्रक्चर है इस हाइपोथेसिस को नहीं माना गया, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन है बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में भी संभव होता है, या इन बिटवीन विद इन जीन है वो रिकॉम्बिनेशन संभव हो सकता है। जबकि जो म्यूटोन है वो भी इस हाइपोथेसिस को भी नहीं माना गया, इस टर्म को नहीं माना गया, क्योंकि यूनिट ऑफ जो चेंज होती है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड में पॉसिबिलिटी रहती है, संभावना रहती है कि उसमें भी म्यूटेशन कोज हो सकता है। लेकिन जो यूनिट ऑफ फंक्शन है इसे माना गया, क्योंकि जो हमने ऊपर देखा था कि 1 जीन 1 एंजाइम या 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड है, ये बिल्कुल यही बताती है कि एक जीन है वो कोई एक कार्य को करता है, एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, एक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करता है, जिसे सिस्ट्रोन कहा गया। तो बेंजर की जो तीनों टर्म है उनमें से सिस्ट्रोन है इस हाइपोथेसिस को लगभग माना गया कि जीन है वो एक पर्टिकुलर कार्य करता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है या पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस करता है।
नेक्स्ट क्लास में हम बेंजर का जो एक्सपेरिमेंट था बैक्टीरियोफेज पर उसे देखेंगे, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट है उसे पढ़ेंगे, जिससे जीन की संरचना के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू।